नमस्कार दर्शकों। आज हम बेताल पच्चीसी की कहानी का 5वां भाग सुनेंगे। कहानी सुनने से पहले आपसे निवेदन है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रिय दर्शकों, राजा विक्रम ने बेताल को फिर उसी पेड़ पर जाकर पकड़ लिया और उसे अपनी पीठ पर लेकर चल पड़े। चलते चलते बेताल ने राजा विक्रम को फिर से एक कहानी सुनाई और कहा कि सुनो राजा, भोगवती नाम की एक नगरी थी। उसमें राजा रूपसेन राज करता था। उसके पास चिंतामणि नाम का भविष्य बताने वाला एक तोता था। एक दिन राजा ने उससे पूछा, हमारा ब्याह किसके साथ होगा? तोते ने कहा, राजन, मगध देश के राजा की बेटी चंद्रावती के साथ आपका विवाह होगा। राजा ने एक और ज्योतिषी को बुलाकर पूछा तो उसने भी यही कहा। उधर मगध देश की राजकन्या के पास एक मैना थी। उसका नाम था मदन मंजरी। एक दिन राजकन्या ने उससे पूछा कि मेरा विवाह किसके साथ होगा, तो उसने कह दिया कि भोगवती नगर के राजा रूपसेन के साथ आपका विवाह होगा। दोनों राज्यों में यह खबर पहुंच गई। राजा रूपसेन और राजकुमारी चंद्रावती तो इस विवाह के लिए तैयार हो ही चुके थे, तो इसके बाद दोनों का विवाह हो गया। रानी चंद्रावती के साथ उसकी मैना भी आ गई। राजा रानी ने तोता मैना का ब्याह करके उन्हें एक ही पिंजरे में रख दिया। एक दिन की बात कि तोता मैना में बहस हो गई। मैना ने कहा कि आदमी बड़ा पापी, दगाबाज और अधर्मी होता है। यह सुनकर तोते को भी क्रोध आ गया और उसने कहा कि स्त्री झूठी, लालची और हत्यारी होती है। बात बात में दोनों का झगड़ा बढ़ गया तो राजा ने पूछा कि क्या बात है, तुम आपस में लड़ते क्यों हो? तो मैना ने कहा कि महाराज, मेरा कहना है कि मर्द बड़े बुरे होते हैं और इस तोते का कहना है कि स्त्रियां ज्यादा बुरी होती हैं। राजा ने मैना से पूछा कि तुम कैसे कह सकती हो कि पुरुष ही ज्यादा बुरे होते हैं? इसके बाद मैना ने एक कहानी सुनाई कि इलापुर नगर में महाधन नाम का एक सेठ रहता था। विवाह के बहुत दिनों के बाद उसके घर एक लड़का पैदा हुआ। सेठ ने उसका बड़ी अच्छी तरह से लालन पालन किया, पर लड़का बड़ा होकर जुआ खेलने लगा। इस बीच सेठ मर गया। लड़के ने अपना सारा धन जुए में खत्म कर दिया। जब पास में कुछ नहीं बचा तो वह नगर छोड़कर चंद्रपुरी नामक नगरी में जा पहुंचा। वहां हेमगुप्त नाम का साहूकार रहता था। उसके पास जाकर उसने अपने पिता का परिचय दिया और कहा कि मैं जहाज लेकर सौदागरी करने गया था। माल बेचा, धन कमाया, लेकिन लौटते में समुद्र में ऐसा तूफान आया कि जहाज डूब गया और मैं जैसे तैसे बचकर यहाँ पहुँच गया। उस सेठ के एक लड़की थी, रत्नावती। सेठ को बड़ी खुशी हुई कि घर बैठे बैठे इतना अच्छा लड़का मिल गया। उसने उस लड़के को अपने घर में रख लिया और कुछ दिन बाद अपनी लड़की से उसकी शादी कर दी। दोनों वहीं रहने लगे। अंत में एक दिन वहां से विदा हुए। सेठ ने बहुत सा धन दिया और एक दासी को उनके साथ भेज दिया। रास्ते में एक जंगल पड़ता था। वहां आकर लड़के ने स्त्री से कहा कि यहाँ बहुत डर है, तुम अपने गहने उतार कर मेरी कमर में बांध दो। लड़की ने ऐसा ही किया। इसके बाद लड़के ने कहारों को धन देकर डोले को वापस कर दिया और दासी को मारकर कुएं में डाल दिया। फिर स्त्री को भी कुएं में पटक कर आगे बढ़ गया। स्त्री रोने लगी। देवयोग से एक मुसाफिर उधर से जा रहा था। जंगल में रोने की आवाज सुनकर वह वहां आया और उस लड़की को उस कुएं से निकालकर उसके घर पहुंचा दिया। स्त्री ने घर जाकर माँ बाप से कह दिया कि रास्ते में चोरों ने हमारे गहने छीन लिए और दासी को मारकर मुझे कुएं में ढकेल कर भाग गए। बाप ने अपनी बेटी को हिम्मत बंधाई और कहा कि बेटी, तू चिंता मत कर, तेरा स्वामी अगर जीवित होगा तो किसी दिन वापस आ जाएगा। उधर वह लड़का जेवर लेकर शहर पहुंचा। उसे तो जुए की लत लग गई थी, तो वह सारे गहने जुए में हार गया।
उसकी बुरी हालत हुई तो वह यह बहाना बनाकर कि उसके घर लड़का पैदा हुआ है, वह फिर अपने ससुराल पहुंच गया। वहां पहुंचते ही सबसे पहले उसे अपनी स्त्री मिली। वह बड़ी खुश हुई। उसने अपने पति से कहा कि आप कोई चिंता न करें, मैंने यहाँ आकर दूसरी ही बात कह दी है। जो कहा था वह उसने बता दिया। सेठ अपने जमाई से मिलकर बड़ा खुश हुआ और उसने उसे बड़ी अच्छी तरह से घर में रखा। कुछ दिन बाद एक रोज जब वह लड़की गहने पहने सो रही थी तो लड़के ने चुपचाप छुरी से उसे मार दिया और उसके गहने लेकर चंपत हो गया। मैना बोली कि महाराज, यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। ऐसा पापी होता है आदमी। राजा ने फिर तोते से कहा कि अब तुम बताओ कि स्त्री क्यों बुरी होती है। इस पर तोते ने भी राजा को एक कहानी सुनाई। कंचनपुर में सागरदत्त नाम का एक सेठ रहता था। उसके श्रीदत्त नाम का एक लड़का था। वहां से कुछ दूर पर एक और नगर था, श्री विजयपुर। उसमें सोमदत्त नाम का सेठ था। उसके एक लड़की थी, वह श्रीदत्त को ब्याही थी। ब्याह के बाद श्रीदत्त व्यापार करने परदेश चला गया। 12 बरस हो गए और वह नहीं आया तो जयश्री व्याकुल होने लगी। एक दिन वह अपनी अटारी पर खड़ी थी कि एक आदमी उसे दिखाई दिया। उसे देखते ही वह उस पर मोहित हो गई। उसने उसे अपनी सखी के घर बुलवा लिया। रात होते ही वह उस सखी के घर चली जाती और रात भर वहां रहकर दिन निकलने से पहले ही वापस लौट आती। इस तरह बहुत दिन बीत गए। इस बीच एक दिन उसका पति परदेश से वापस लौटा। स्त्री बड़ी दुखी हुई कि अब वह क्या करे। पति थका हारा था। जल्दी ही उसकी आंख लग गई और स्त्री उठकर फिर अपने उस दोस्त के पास चली गई। रास्ते में एक चोर खड़ा था। वह देखने लगा कि स्त्री कहाँ जाती है। धीरे धीरे वह सहेली के मकान पर पहुंची। चोर भी पीछे पीछे गया। संयोग से उस आदमी को सांप ने काट लिया था और वह मरा पड़ा था। स्त्री ने समझा कि सो रहा है। वहीं आंगन में पीपल का एक पेड़ था जिस पर एक पिशाच बैठा यह लीला देख रहा था। उसने उस आदमी के शरीर में प्रवेश करके उस स्त्री की नाक काट ली और फिर उस आदमी की देह से निकलकर पेड़ पर जा बैठा। स्त्री रोती हुई अपनी सहेली के पास गई। सहेली ने कहा कि तुम अपने पति के पास जाओ और वहां बैठकर रोने लगो। कोई पूछे तो कह देना कि पति ने नाक काट ली है। उसने ऐसा ही किया। उसका रोना सुनकर लोग इकट्ठे हो गए। आदमी भी जाग उठा। उसे सारा हाल मालूम हुआ तो वह बड़ा दुखी हुआ। लड़की के बाप ने कोतवाल को खबर दे दी। कोतवाल ने उन सबको राजा के पास बुला लिया। लड़की की हालत देखकर राजा को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा कि इस आदमी को सूली पर लटका दो। वह चोर वहीं खड़ा था। जब उसने देखा कि एक बेकसूर आदमी को सूली पर लटकाया जा रहा है तो उसने राजा के सामने जाकर सारा हाल सच सच बता दिया और कहा कि अगर मेरी बात का विश्वास न हो तो जाकर देख लीजिए, उस आदमी के मुंह में स्त्री की नाक है। राजा ने दिखवाया तो बात सच निकली। इतना कहकर तोता बोला कि हे राजा, स्त्रियां ऐसी होती हैं। राजा ने उस स्त्री का सिर मुंडवाकर गधे पर चढ़ाकर नगर में घुमवाया और शहर से बाहर छुड़वा दिया। राजा विक्रम को यह कहानी सुनाकर बेताल ने कहा कि राजा बताओ कि दोनों में से ज्यादा पापी कौन है। राजा ने कहा कि स्त्री ज्यादा पापी है। बेताल ने पूछा कि स्त्री कैसे। राजा ने कहा पुरुष कैसा ही दुष्ट हो, उसे धर्म का थोड़ा बहुत विचार रहता ही है, स्त्री को नहीं रहता, इसलिए वह अधिक पापिन है। राजा ने इतना कहा कि बेताल ठहाका लगाते हुए बोला कि ये क्या किया राजा विक्रम, तुम तो फिर बोल पड़े। मेरी शर्त याद है ना, तुम बोले और मैं ये चला। ऐसा कहते हुए बेताल राजा विक्रम की पीठ पर से उड़ा
और फिर उसी पेड़ पर जा लटका। राजा लौटकर उस पेड़ के पास गए और उसे पकड़कर वापस लाए। रास्ते में बेताल ने 5वीं कहानी राजा विक्रम को सुनाई। प्रिय दर्शकों, यह कहानी हम अगले भाग में सुनेंगे। आज की कहानी आपको कैसी लगी है हमें ज़रूर बताएं। इस कहानी को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब